कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपके एग्ज़ाम्स भी बढ़िया हो रहे होंगे, आगे भी और बढ़िया होंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 14 की थी, प्रश्नावली 14.1। प्रश्नावली 8 से लेके हमने 14 तक करे हैं। हमने 8 से इसलिए शुरू करी थी, प्रश्नावली 8 इसलिए शुरू करी थी कि 8 से नेक्स्ट जो आगे की प्रश्नावली है वो एकदम आसान प्रश्नावली है और एग्ज़ाम की दृष्टि से वो एकदम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जितनी भी प्रश्नावली 8 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये सब हमने करी है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सरल प्रश्नावली भी है, समझ में भी जल्दी आती है और बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल नहीं आते इनमें से, और सवाल सीधे सीधे आते हैं। इसलिए हमने पहले ये शुरू करी। अब हम प्रश्नावली फर्स्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट में क्या है, वास्तविक संख्याओं के बारे में है। वास्तविक संख्या, प्रश्नावली फर्स्ट में क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या जिसका अस्तित्व हो हम क्या कहेंगे उसको, वास्तविक संख्या। जिसको संख्या रेखा पर हम, जैसे मान लो ये कोई संख्या रेखा है, जिसको संख्या रेखा पर हम दर्शा सकें। ये मान लो कोई संख्या रेखा हमने बना दी इधर से यहाँ तक, ये 0 से इस तरफ तक और ये 0 से इस तरफ तक। तो ये इधर तो ऋणात्मक संख्या होगी, इधर ऋणात्मक, और इधर क्या होगी, धनात्मक। इस तरफ ऋणात्मक और इस तरफ धनात्मक। तो इनके बीच में जैसे 1 के 0 और 1 के बीच में, 1 के बीच भी कुछ होगा, फिर 1 से 2 के बीच में भी 1 पॉइंट, यानी कुछ ना कुछ हम संख्याएं होंगी। वो हम जो भी संख्या होगी, जैसे 1 पॉइंट, 1.0, 1, 0, 1, 3, 2, 4, 7, 5, 6, इस तरह कोई संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं। या फिर जैसे -1.732 है, ये 1.732 माइनस में है तो माइनस वाली इस तरफ आ जाएगी। या फिर मैं ऐसे लिखूँ कि 1.73247532324 ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं, उनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने जान लिया। परिभाषा में हम कैसे लिखेंगे, देखिए आप, ये हम परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सके और Q किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। अगर P/Q में 0 जाएगा नीचे तो ये तो अनंत आएगी। फिर जैसे 3 में ऊपर तो मान ले हम 3 और नीचे मान ले 1, या ऊपर 3 और नीचे 2, तो ये 3/2 तो एक परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। अब अगर हमने इस 3 के अपॉन में 0 लिख दिया, 3/0 कर दिया, और इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये तो 1 1 1 1 1 1 1 1 आता जाएगा, अनंत तक आता जाएगा। यानी कि ये तो अस्तित्व वाला काम नहीं है। या फिर ये तो हम ऐसे कहें कि ये तो संख्याएं वास्तविक परिमेय संख्या नहीं है। 3/0 तो अनंत आ जाएगा फिर, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखेंगे हम, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो तो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो तो परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान कितना होता, 1.22/7, यानी कि 22/7 होता, 3.1732। फिर आगे चलता जाता है, आगे चलता जाएगा। इसी तरह -√3 या √3/4, या फिर मैं ऐसे लिखूँ 3 + √3, ये एक अपरिमेय संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई इसकी, ये याद रखनी है आपको। दूसरी क्या है, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी मान संभव हो,
कोई भी मान, ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी मान संभव हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये तो साधारण तक मान है ही है। फिर माइनस में आ जाए 1.7, 3, 2, 4, 7, 6, ऐसे आगे चलते जाए, कितने भी चलते जाए, या फिर 22/7 आ गया, फिर पाई आ गया, ऐसे सारी संख्याएं क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो पहले हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें परिचय में और कुछ चीज़ें दी हुई है, वो भी पढ़ते हैं हम। फिर है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या क्या कहती है वो देखो आप। एक तो होती है भाज्य संख्या। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में है, एक तो भाज्य संख्या दी गई है, एक अभाज्य संख्या दी गई है। इन संख्याओं के से संबंधित है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम जैसे मान लो 8 लिखते हैं, या फिर हम 6 लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या लिख रहे हैं हम 6 लिख देते हैं। तो 6 को हम किन दो संख्याओं में डिवाइड कर सकते हैं, या फैक्टर 6 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। यानी 2 गुणा 3 क्या है, 6 के फैक्टर है। 2 को 3 से गुणा करेंगे तब कितने आएंगे, 6 आएंगे, या फिर 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तब भी कितने आएंगे, 6 आएंगे। 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, इन 6 के ये फैक्टर है। तो ये 3 एक अभाज्य संख्या है और 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें, 3 और 2। और 6 क्या कौन सी संख्या है, 6 है भाज्य संख्या। 6 भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। यानी कि 6 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 में डिवाइड हो रहा है 2, 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए ऐसी संख्याएं जो स्वयं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, जैसे 3 को या तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तब 1 आएगा, या फिर 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं तब कितना आएगा, 3। ये जो स्वयं से या 1 से डिवाइड होती है उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या है, जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। स्वयं से और 1 के अलावा, जैसे 6 है, 6 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तब 3 आ जाएंगे, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तब 2 आ जाएंगे। तो ये क्या हो गई, 6 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। तो 6 के बारे में हमने पढ़ लिया और 3 के बारे में पढ़ लिया, यानी भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब हम आधारभूत प्रमेय, वास्तविक संख्याओं की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कह रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अद्वितीय होता है। इस प्रकार कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य संख्या गुणित किस क्रम में आ रहे हैं, गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। देखो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी धनात्मक संख्या, जैसे मान लो 9 है, 9 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 गुणा 3, या फिर 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4। इन दो संख्याओं में गुणनखंडित कर सकते हैं। तो यही आधारभूत संख्या है कि कोई भी भाज्य संख्या जिसमें जो किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो रही है, भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में विभाजित कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्या इसमें तो हुई नहीं, 4 और भाज्य बच गई, तो इसका एक बार और गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 3 गुणा 2 गुणा 2। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हो गई। ये पहले से ये अभाज्य संख्याएं थी। अब हम 15 को करते हैं। 15 क्या आ जाएगी, 5 गुणा 3, 15 क्या हो जाएगी, 5 × 3।
15 क्या हो गए, 15 क्या हो गए, 5 इंटू 3, यानी कि 5 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया 15, या 3 इंटू 5 भी क्या हो गए 15। फिर आगे है 18 को लिखता हूँ मैं। 18 को कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 तो 18 हो गई। फिर क्या हो गई 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 नहीं 2, तो ये कितने हो गए 18, 3/3 9, 9/2 18। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हो गई। ये तो भाज्य संख्या थी और ये क्या हो गई अभाज्य संख्या। फिर मैं 21 को लिखता हूँ। 21 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 21, या 3 इंटू 7, ये क्या हो जाएंगे 21। तो ये हमने पढ़ लिया। इनके क्रम में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्रम के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही क्या है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होता है ये देखिए। प्रथम अनुप्रयोग में कुछ संख्याओं जैसे √, √2, √3 और √5 आदि की अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में करेंगे। एक तो इनका उपयोग किस में होगा, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या, जैसे √2 एक √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। इनको सिद्ध करने में कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है, आधारभूत अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का उपयोग करेंगे। फिर क्या है, किसी दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में, जैसे 21 दे दिए तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 7 इंटू 3, तो ये ज्ञात करने में अंक गणित आधारभूत प्रमेय का उपयोग होता है। जैसे 25 दे दिए, 25 के क्या हो गए गुणनखंड 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 हो गए। तो इसका मान ज्ञात करने में हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में क्या किसका उपयोग होगा, संख्याओं की अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का। फिर इस प्रश्नावली में और क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक, मैं से और लय से, संख्याओं का लय से और मैं से दिया हुआ है। जैसे महत्तम समापवर्तक दे रखा है, महत्तम समापवर्तक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, मैं से लिखते हैं, या हम इसको लिखते हैं इंग्लिश में MCF, MCF नहीं HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा और समापवर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर। समापवर्तक का मतलब क्या होगा, कॉमन फैक्टर। तो जैसे कोई संख्याएं किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर को उन संख्याओं का मैं से कहते हैं। और HCF मैं से या HCF बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। सबसे छोटी घात का क्या होता है, गुणनफल। हम दो संख्याएं लेते हैं, उनसे समझते हैं महत्व को। जैसे हम लिखेंगे, एक तो 21 लेते हैं और एक लेते हैं 9, तो इन दोनों की हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब इनका हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 21 को हम कैसे लिखेंगे 7 इंटू 3, और 9 को क्या लिखेंगे 3/3 इंटू 3। तो ये दो संख्याएं हमने लिख ली। अब दोनों संख्याओं में कॉमन चेक करना कौन सा आ रहा है, और कॉमन की सबसे छोटे वाली घात लेनी। जैसे इसमें 3 आ रहा है और इन दोनों में इसमें भी 3 आ रहा है। इधर 7 है पर इधर 7 नहीं है, इधर 3 की पावर 2 है। इसको ऐसे लिखे हम 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और दोबारा लिखे 3 की पावर 2। तो ये तो 3 की पावर 2 हो गया, ये 3 की पावर 1 हो गया, ये 7 की पावर 1 हो गया। अब हम इनको कैसे समझेंगे कि 3 की पावर 1 सबसे छोटी घात है। ये क्या कह रहा है, सबसे गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात कौन सी है, ये। इधर सबसे छोटी घात है नहीं, एक ही है, तो हमें कॉमन वाली सबसे छोटी घात लेनी है। तो क्या हो गया इसका HCF बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। HCF बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तथा इसका LCM निकालेंगे तो LCM क्या आएगा इसका, तो LCM में इन सब की बड़ी वाली घात लेते हैं। LCM में सबकी बड़ी वाली, तो इनमें जो भी संख्याएं हैं उनकी सारी की बड़ी वाली घात लेंगे। तो 7 की घात बड़ी कौन सी है, 7 है, यानी कि 7 इंटू 7 की पावर 1, और 3 की घात बड़ी कौन सी है, 2 है,
तो हम लेंगे 3 की पावर 2, इधर 1 है, 3 कॉमन में पावर 1 है, इधर 3 में कॉमन में पावर कितनी है 2 है, तो कॉमन वाली 2 पावर को हम साथ में लेंगे, तो 3 गुणा 3 तो 9 हो गई, और 9 संते 63, तो इनका एलसीएम क्या आ गया 63 आ गया। इस तरह हम एलसीएम को भी समझेंगे। देखिए आप आगे समझते हैं, दी गई संख्याओं का सबसे उभयनिष्ठ गुणज ही उनका लय होता है। लय यानी कि एलसीएम होता है। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो हमने समझ लिया कि ये क्या है 7 की पावर 1, ये 7 की पावर 1 है, इधर क्या है 3 की पावर 2, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 की पावर 2, 7 इंटू 9 और 9 इंटू 7 क्या हो जाएंगे 63, 9 संते 63, ये क्या हो जाएगा मैस हो जाएगा। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं इसमें कि दो संख्याओं के मैस तथा लय के बीच में संबंध। मैस और लय एचसीएफ और एलसीएफ में रिलेशन होता है। जैसे मान लो एक कोई संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इनके लय है और मैस है, मान लेते हैं मैस है तो इनका है एचसीएफ और इनका लय है क्या है एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम। तो क्या लिखेंगे हम ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैस है, एलसीएम क्या है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या मैस है। ए क्या है पहली संख्या है और बी क्या है दूसरी संख्या है। इनको हम तोड़ मरोड़ के ए से भी लिख सकते हैं। देखिए ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम अपॉन बी, ये किसके बराबर लिख सकते हैं हम ए के बराबर। फिर हम ए से भी लिख सकते हैं बी बराबर, इसको ए को डिवाइड कर देंगे एच सी एफ इंटू एलसीएम अपॉन ए, तो ए बराबर ये आ गया और बी इक्वल क्या आ गया एच सी एफ इंटू एलसीएम अपॉन ए, या फिर हमें एच एलसीएम एच सी एफ इंटू सिर्फ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एच सी एफ का इधर डिवाइड कर दें ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास एल सी एम, या फिर ए से लिख दें हम ए इंटू बी अपॉन एल सी एम बराबर क्या बचेगा एच सी एफ। ये सब हम इन फॉर्मूलाज को आपस में कन्वर्जन करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक याद रखने की चीज़ है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है। इसके आगे क्या दी हुई है, किसी प्रमेय संख्या मान लीजिए पी अपॉन क्यू। प्रमेय संख्या कौन सी होती है जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू क्या नहीं हो 0 के इक्वल नहीं हो। पी अपॉन क्यू का दशमलव प्रसार कब तक शांत होता है तथा कब तक अशांत आवर्ती होती है, ऐसा हम पी अपॉन क्यू का हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड देखकर ज्ञात कर सकते हैं। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पी अपॉन क्यू में क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्यों, जैसे मान लो 13/21 है, तो 13/21 में हम 13 में 21 से डिवाइड करेंगे या फिर 21 में 13 से डिवाइड करेंगे, तो हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड देख के कि इसका गुणनखंड क्या हो रहा है इसका, या फिर 13/7 इंटू 3 कर लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा तथा कब अशांत आवर्ती होगी। अशांत आवर्ती का मतलब जैसे 1.732 यानी ये यहाँ कब तक चलेगा। शांत का मतलब तो होता है रुक जाएगा कोई एक टाइम के बाद, जैसे पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, कितने अंक आने के बाद रुक जाएगा। और अशांत का मतलब अब 732 आवर्ती, अशांत आवर्ती कह रहा ना है अशांत आवर्ती, तो इसका मतलब है 1.732 कब तक आएंगे। इन सब का पता हम हर में जो क्यू है क्यू के अभाज्य गुणनखंड के को देकर ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है
एक संख्या s अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि कोई संख्या जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, q डज नॉट इक्वल टू 0, इस s से रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है, और q 0 के इक्वल नहीं है। जैसे -√2, -√2 को हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे 6/6/3 है, जैसे क्या है 6/3 है, तो 6/3 को क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। 6/3 को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो 2 को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 2 को p अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 6/3 लिख दिया 2 को हमने, या फिर 8/4 लिख दिया, या फिर 10/5 लिख दिया। तो 2 को तो हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पर जैसे अब मैं ये कहूँ कि आप √2 को p अपॉन क्यू के रूप में लिखो, तो आप उसको कैसे लिखोगे? इसको नहीं लिख सकते। -√3 को लिखो, इसको कैसे लिखोगे? इसको भी नहीं लिख सकते। फिर ये क्या कह रहा है? -√2/√3 को लिखो, तो इसको भी आप p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। फिर आगे ये क्या कर रहा है? ये 1.0.10111011110111111 इस तरह से आगे चलती जा रही है ये सीरीज। तो इसको कैसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिखोगे? इसको भी नहीं लिख सकते। यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। फिर क्या है, एक लाइन आगे, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p का मतलब ये कह रहा है p कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होता। ये कह रहा है यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये कहना चाह रहा है कि यदि मान लो एक संख्या a² है, इस a² में p का भाग, इस a² में p से a² p से डिवाइड हो रहा है, a² p से डिवाइड हो रहा है, तब a भी p से डिवाइड होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 10 की पावर 2 क्या है? 5 से डिवाइड हो रहा है। 10 की पावर 2 है 100, जैसे 100 5 से डिवाइड होके 20 आ रहा है, तो 10 की पावर 100 के बाद हम सिर्फ 10 लिखेंगे। 10 भी 5 से डिवाइड होके कितना आएगा? 2 आएगा। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आज हमने प्रश्नावली एक पढ़ ली है। एक में जो चीज़ें दी हुई है वो पढ़ ली। आप ज़रूर इस प्रश्नावली को, इस क्लास को एंड तक देखें, शुरू से एंड तक देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।